गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। प्रदेश के कई विषयों पर हुई चर्चा। जोशीमठ में आपदा से हुए नुकसान के लिए मांगी सहायता। दिल्ली में सीएम धामी का रोड शो। 19,385 करोड़ के निवेश पर किया करार। कंपनी की मदद से अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का किया जाएगा विकास। उत्तरकाशी में आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 3.2 रही तीव्रता। किसी हानि की सूचना नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में रोजाना बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, अपराधियों को संरक्षण दे रही पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। आपको बता दें, 19,385 करोड़ के निवेश का करार किया गया है। सीएम धामी की मौजूदगी में कई कंपनियों के अधिकारियों ने करार किया। अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज का विकास किया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में लगातार सरकार जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले विदेश यात्रा पर थे और विदेश में भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया। एक बहुत बड़े निवेश को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जो अनेक राज्य हैं उनके लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड का विकास होगा बल्कि अनेक राज्यों का और संपूर्ण देश का विकास होगा। रोड शो हुआ जिसमें लगभग विभिन्न उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी, जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि एक बहुत बड़ा निवेश राज्य में आने वाला है और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी सबसे सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में से एक साबित होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश में यात्रा की, वहां पर निवेशकों को आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की और एक बहुत बड़ा निवेश का करार किया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। विदेश के बाद अब स्वदेश की बारी। अब दिल्ली में भी उन्होंने रोड शो किया, उसके माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया गया। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से विदेश की भी अगर बात की जाए तो विदेश से जो है अभी सीएम धामी 4 दिन के दौरे के बाद जो है वापस उत्तराखंड लौटे थे और उसके बाद अब फिर से जो है उनका दिल्ली दौरा इस दौरान रहा है, जिसके चलते बीते दिन दिल्ली में रोड शो भी सीएम धामी का हुआ, जिसमें कि यहाँ पर अगर बात की जाए निवेश की तो 19,385 करोड़ का जो निवेश है इस दौरान जो है यहाँ पर रोड शो के दौरान जो है यहाँ पर हो चुका है, जिससे कि उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है उसमें एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड वासियों को यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं अगर रोजगार की यहाँ पर बात की जाए तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके से युवाओं के हित के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर काफी कारगर जो है साबित होने वाला है और यहाँ पर सीएम धामी खुद जो है इस दौरान यहाँ पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण जो भूमिका इस दौरान यहाँ पर रहने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, उसके लिए लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है और अच्छे से अच्छा जो है काफी अच्छा रिजल्ट लाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार जो है इस दौरान यहाँ पर लगी हुई है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड में पर्यटक आते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा निवेश पहले से ही स्थापित है और जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पर्यटकों को वहां पर आकर्षित करने के लिए और किस तरह से ज्यादा पर्यटक स्थल को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ निवेश भी राज्य में लाया जाए, इसके प्रयास कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार करती नजर आ रही है और उसकी कोशिश है कि उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार मिल जाए।
जी, बिल्कुल ऐसा देखिए जिस तरीके से पलायन की जो समस्या है उत्तराखंड में लगातार जो है एक बड़ी समस्या रही है, जिसके चलते जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से पलायन होता हुआ जो है साफ तौर पर देखा गया है। तो कहीं न कहीं जो बड़ी समस्या की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से जो युवा हैं, युवाओं को बेरोज़गार की जो लड़ाई है वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं यहाँ पर धामी सरकार की अगर बात करें तो धामी सरकार लगातार जो है युवाओं के हित में, उत्तराखंड की जनता के हित में जो है कार्य करती हुई नजर आती है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर दिसंबर माह में कराने जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड की जनता को और साफ तौर पर जो यहाँ के युवा हैं उनको जो है मिलने वाला है। जी जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विदेश यात्रा की, वहां पर बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों के एमओयू साइन किए गए और अब दिल्ली में जिस तरह से वो रोड शो कर रहे हैं, यानी कि बाहर विदेश से भी और अपने देश से भी लगातार एकत्रित किया जा रहा है निवेश, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हमलावर है सरकार के ऊपर कि निवेश पहले भी आमंत्रित किया गया था लेकिन धरातल पर नहीं उतारा जा सका। जी, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार ही जो है उत्तराखंड सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और उन्होंने पहले भी जो है जिस तरह से उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ था उसको एक अहम मुद्दा बना करके जो है इस दौरान कांग्रेस यहाँ पर देख रही है कि पहले भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था लेकिन जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाया था। लेकिन इन सब बातों को जो है यहाँ पर झुठलाते हुए उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से पहले इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें भी जो है काफी उद्योग जो है उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे। और वहीं अब अगर देखा जाए तो जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है, इससे भी बड़े रोजगार के जो अवसर है यहाँ पर युवाओं को मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय बता रहे थे कि विदेश हो या स्वदेश, उत्तराखंड में बड़े निवेश, इसी मार्ग पर लगातार उत्तराखंड सरकार जो बढ़ती नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्वे मैदान में 21वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ ध्वजारोहण और भव्य मार्च पास्ट के साथ शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में मसूरी के सभी 7 हिंदी माध्यमों के स्कूलों के करीब 350 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता RN भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रबंधक सतीश गोयल ने किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि ये प्रतियोगिता कोविड के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। साथ ही कहा कि यहां से चयनित खिलाड़ी सीधा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है। और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं और कल इसका समापन भी होगा और हमारे मुख्य अतिथि कल बीच में होंगे। इसी प्रकार विभिन्न आयोजन जो इसमें आयोजित हो जा रहे हैं उनके पुरस्कृत किए जाएंगे। और यहाँ से ये मसूरी नगर का एक विशेष पार्ट ये है कि ब्लॉक के अंदर जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं, लेकिन मसूरी नगर को एक विशेष मान्यता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के प्रतिभागी जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाएंगे। तो ब्लॉक से अलग जाएंगे, मसूरी नगर से अलग जाएंगे। ये विशेषता इस रैली की खासकर मसूरी के लिए। हल्द्वानी में खराब सड़कें विकास की पोल खोल रही हैं। आपको बता दें, PWD लगातार अच्छी सड़कों के दावे करता है, लेकिन सड़कों के गड्ढे विकास की पोल खोल रहे हैं। खराब सड़कों से परेशान होकर व्यापार मंडल युवा इकाई जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने बुद्ध पार्क में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। सौरभ भट्ट का कहना है कि हल्द्वानी की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेयर दावा करते हैं कि हल्द्वानी की सड़कें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हल्द्वानी की बदहाल सड़कों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। सौरभ भट्ट ने आगे कहा कि सड़क सुधार की मांग को लेकर मैं 2 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठने वाला हूं। जब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। कालीन भूख हड़ताल है। मुझे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं 2 अक्टूबर पूज्य बापूजी लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के दिन भूख हड़ताल में 10 बजे बैठ गया था
और अब जो है 48 घंटे से मुझे ऊपर हो गया है। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी ने भी सूद नहीं ली है और लग भी नहीं रहा है कि वो सूद लेंगे। जिस हिसाब से पूरा शहर उधड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उधड़ा हुआ बोलूंगा इसको, आंतरिक मार्ग आप देखिए सब उधड़े हुए हैं। ये नहीं जागे पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात, ये नहीं जागे 2 बच्चों के पिकअप के नीचे के आने के पश्चात, ये नहीं जागे शिक्षक जीवन पंत की गड्ढे के कारण मृत्यु होती है और रात तक फिर वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। खटीमा में नेपाल सीमा से लगे मेलाघाट क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त कॉम्बिंग की। इस कॉम्बिंग का उद्देश्य सुरक्षा की दृष्टि के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को भी चिन्हित करना रहा। उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में हालात सामान्य हैं, कुछ जगहों पर कच्चे अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। रुड़की के तहसील गांव दौलतपुर में काफी समय से दबंगों ने 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त कराया और जमीन स्वामी को सौंप दी गई। इस दौरान संजीव रावत कानूनगो चकबंदी विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम दौलतपुर में ओम बड़ के लड़कों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको पुलिस ने मुक्त कराया है। लोग है जो बाहर रहते हैं और अमित गिरी जो गांव का है, तो उनकी ज़मीन थी, उन्होंने बेनामी ले रखे थे, परंतु ये जो अपना ओम मानस के लड़के हैं, इनके द्वारा अवैध कब्जा कर रखा था। इनको नोटिस दिया गया, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आज पुलिस बल की उपस्थिति में इनके अवैध कब्जा हटवाया गया इनसे। और एमएस के दौरान जो है एक लड़का है नीटू इसी गाँव का, उसके द्वारा जो है अवैध व्यवहार और सरकारी कागज फाड़ने बदतमीजी करी गई उसके हमारे साथ, और यही आज आपके सामने है जो कब्जा हटवाया। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उत्तरकाशी में 15 गांव के ग्रामीण आज भी ट्रॉलियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। इन गांवों की आबादी लगभग 2500 के आसपास है। ऐसे में ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है। इन नदियों को पार करने के लिए 11 ट्रॉलियां संचालित की जाती हैं। इसमें से 10 ट्रॉली मानव चलित हैं, जबकि 1 ट्रॉली विद्युत चलित है। इन ट्रॉलियों की बात करें तो ट्रॉलियां जर्जर हालत में हैं, रस्सी जगह जगह से टूट रही है, जिन्हें गांठे बांधकर जोड़ा गया है। इन मानव चलित ट्रॉली के संचालन के लिए कर्मचारी भी तैनात नहीं हैं। अब तक कई लोगों को नदी पार करते वक्त हादसे का शिकार होना पड़ा है, जिनमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन हर बार इन ट्रॉलियों के रखरखाव के लिए विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं। जिले में जो 11 ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और 1 जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टोंस नदी में मोरी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई। वो महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है। अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है, जिसकी ये जिम्मेदारी है। वो विभाग निश्चित रूप से कोई कहीं काम नहीं कर रहा है, इन ट्रॉलियों पे ध्यान नहीं दे रहा है। विभाग को चाहिए, जिम्मेदार विभाग को चाहिए कि ये जो ट्रॉली की देख रेख की व्यवस्था है इसको सही करें। जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मोस्टली पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि यहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जनपद में 11 ट्रॉलियाँ संचालित की जा रही हैं अभी और सभी सुचारू हैं और उनमें समय समय पर निगरानी के लिए भी विभाग को अवगत करें। नगर निगम के आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों ने नगर निगम प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए सम्मान पत्र वापस कर दिए हैं। आउटसोर्सिंग पर्यावरण मित्रों का कहना है कि लगभग 18 महीने पहले मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 21 अप्रैल 2022 को पर्यावरण मित्रों को 500 रुपये प्रतिदिन दिए जाने का आदेश शासन ने जारी किया था, लेकिन इस आदेश का नगर निगम ने पालन नहीं किया, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण और बच्चों की शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये लोग मना कर देते हैं, यही परेशानी है सर। आप हमसे कह देते हैं तनख्वाह आपकी अगले महीने बढ़ जाएगी, इस महीने दे, और जब पैसे की बारी आती है तो मना कर देते हैं। सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगा देते हैं 11 बजे तक। कौन से टाइम हमारे बच्चों को स्कूल 7 बजे जाने का टाइम, 6 बजे से हमारी ड्यूटी है। कौन से टाइम बच्चों को तैयार करेंगे, कौन से स्कूल तो वैसे ही 8,000 में हमारा ना कब्जा हो पा रहा। सरकारी में बच्चे प्राइवेट से। हमारी मांग यही है, जब सब जगह
500 रुपए रोज वेतन है तो यहाँ पर भी कर दे मैडम। हमारी यही मांग है कि हमारी और कोई मांग नहीं है। 15,000 मिलने चाहिए और इसे 8,000 में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्यों हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हमने अच्छे स्कूल से निकाल के। अप्रैल 2022 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिसमें 500 रुपए मानदेय आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का और जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं सबके 500 रुपए मिलने थे, जिसमें मोहल्ला स्वास्थ्य समिति को 500 रुपए दे दिए गए। उनका एरियल भी दे दिया, इन्होंने लेट करा था। पूरे उत्तराखंड में जहां भी नहीं मिले सब जगह मिलने लगे हैं, लेकिन यहाँ काशीपुर में अभी तक हमने 50 बार मांग उठा ली, लेटर भी दे दिए अपने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता कि 1 हफ्ते में कर। जिला कलेक्ट्रेट में अनुभाग के कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात अधिकारी कमल कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इसी बीच मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक के साथ कलेक्ट्रेट में सही बर्ताव नहीं किया जाता था, जिससे वो काफी परेशान रहता था। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह की घटना घटित हुई है वो विभाग की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवालिया निशान खड़ी करती है, जिसकी जांच की जाएगी। ये करते हैं, मुझे यही चाहिए कि अभी शायद डिपार्टमेंट में किसी की हरकत हो सकता है किसी ने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया हो, मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, जिससे वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। हमें तो शाम को जब ड्यूटी टाइम पे वो नहीं आया, घर 9 साढ़े 9 तक हमने वेट किया, नहीं आया वो। 8 बजे से 7 बजे हमने फ़ोन लगाना शुरू किया कि कहाँ है, लोकेशन जानने की, जिसका पता करा हमने, सब जगह पता क्या नहीं पता चला। फिर 11:30 बजे ऑफिस से फ़ोन आता है कलेक्ट्रेट से कि आपके भाई की तबीयत खराब है, और फिर रात को वो 5 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपके भाई ने सुसाइड कर ली गई। नाम ये बताएगी इसको सुसाइड इसने कब किया, कितने टाइम पे किया, कितना घंटे इसकी डेथ को हो चुका है, हमें कुछ नहीं बताया गया। देखिए, हमारे पास सूचना हमें सुबह मिलती है, दिनेश भाई से हमारा संपर्क होता है, कहीं से इनका नंबर मिलता है, हम इनके परिवार से संपर्क करते हैं। हमें सूचना ये मिलती है कि रात 11 बजे डीएम कार्यालय कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। जब कोई व्यक्ति डीएम कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है, आम जनता का यहाँ पर क्या होगा। अधिकारियों का फोन आता है कि आपके भाई की तबीयत खराब है, आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट भवन आ जाइए। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते देखते हैं कि वहाँ तो तबीयत तो खराब नहीं है, वो तो डेड बॉडी पड़ी हुई है भाई की। फिर वो लोग बताते हैं कि आपके भाई ने फांसी ले ली। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि उसने वहाँ पर आत्महत्या की है, मैं इसे सीधा सीधा मर्डर कहूँगा। मेरा पूरा शक यही है कि कहीं ना कहीं उसकी बिरादरी के होते हुए, चमार समाज का होते हुए, कुछ लोगों ने साजिश के तहत उस भाई का मर्डर किया। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता के ससुराल वालों ने विवाहिता को चुन्नी से लटका हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे मृतका महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थी कि यहाँ पश्चिमी अंबर तालाब में एक महिला ने पंखे के पास में कुंडी डालकर और चुन्नी से लटककर आत्महत्या कर ली है। इसका पंचायतनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी है, तो हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां युवती ने नौगांव निवासी रवि परमार पर मारपीट व जान से मारने समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2019 में युवती की पहचान नौगांव निवासी रवि परमार से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और 2020 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद लड़के ने अचानक बात करनी बंद कर दी। इसके बाद लड़की पक्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और आपसी सहमति से मार्च 2023 में एसडीएम बड़कोट कोर्ट में शादी के लिए आवेदन किया गया। इसके बाद लड़का लड़की दोनों साथ में रहने लगे, जिसके बाद लड़के पक्ष की ओर से युवती से गाली गलौज और दहेज की मांग व उत्पीड़न करने लगे, जिसके बाद लड़की पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस को की। सर यहाँ पे कोर्ट मैरिज के थ्रू मतलब इन लोगों ने ऐसे फंसाया है सर मेरे साथ, मतलब बहुत बड़ा मतलब इन्होंने जाल साजिश करी है मेरे साथ कि मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट मैरिज में मेरी शादी का मतलब रिंग सेरेमनी होती है, कुछ दिन तक मेरे को होटल में रख, फिर उसके बाद मैं छानी में रहती हूँ 5-6 महीने से मैं छानी में ही रह रही हूँ कि मैं कुछ काम से देहरादून जाती हूँ। किसी के द्वारा सूचना मिलती है कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारा घर वो जो जहाँ पे तुम रहती थी छानी में, वहाँ का कमरा तोड़कर ताला तोड़ करके और तुम्हारा पूरा सामान वहाँ से हटा दिया है।
है करके। 8 महीने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरा सामान है, इस पे कंप्लेन करी, केस किया, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं सर, शादी नहीं करे मैं तो यहाँ से कहीं जाऊंगी नहीं, शादी है करेगा नहीं। हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है और जब तक सर हमारे कोर्ट का मामला नहीं चल, मतलब कोर्ट का डिसीजन क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं तब उसके बाद तभी जाऊंगी जब तक मेरा पूरा फैसला नहीं होगा। खबर देहरादून से है, जहां दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जिसके बाद युवती के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक जारी है। चंपावत के एनएच में धोल स्वाला के बीच एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें चालक संजय खरकवाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने गहरी खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कई दिनों से लगातार बुखार से लोग पीड़ित हैं। जिला अस्पताल में भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने के कारण ये वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। इसके चलते लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने और मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है, जिससे वो बुखार वाले व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर एक दूसरे से वायरल फीवर ना फैलाएं। है और डेंगू के भी आजकल केसेस चल रहे हैं। डेंगू भी एक वायरस ही होता है, ऐसे सारे वायरल फीवर चल रहे हैं और सीजनल जो हमारे इन्फ्लुएंजा टाइप के होते हैं, ये सब टाइप के होते हैं फीवर जो आते हैं, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं। इन सब में और ज़्यादा कुछ नहीं करना आता हमें। ये डेंगू के लिए जैसे हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों से बच के रहना है, नहीं तो ये जुकाम खांसी जो वाले वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये हमारे को जल्दी से लगते हैं। तो जितना ज़्यादा आप भीड़ में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन रहेगा, इसलिए अपना काम पे जाइए, लेकिन अपने मास्क वगैरह पहनना है। अगर कभी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो मास्क वगैरह पहने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।